अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुज़ाहमत बराए मुफाहमत और मुफाहमत बराए इख्तिदार, क्या यही वो बयानिया है जिसको लेकर नून लीग के बज़ाहिर दो धड़े कोशां हैं? अगर हाँ तो फिर पीडीएम किस खेत की मूली है? वो अपोजिशन इत्तेहाद और एक्शन प्लान क्या हुआ? सड़कों पर ना सही तो क्या पार्लियामान में अपोजिशन एक पेज पर नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर वजीर आजम का खदशा कि अपोजिशन बजट में रुकावट डालने की कोशिश करेगी ठीक साबित हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पहले से फटे हुए पेज यानी तरीन ग्रुप का आखिर क्या होगा, जिसे चंद रोज पहले टेप चिपका कर जोड़ा गया था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है। सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं। कराची से नज़ीर लगारी साहब प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हर क्वार्टर की बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर जहां आज सियासत खड़ी है, आगे कोई रास्ता निकल रहा है, अगले 2 साल किस किस्म के हालात रहेंगे और वो मुकम्मल होंगे तो कैसे होंगे? बुखारी साहब आपकी से आगाज़ करूंगी, लेकिन आगाज़ से पहले जो गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने गुफ्तगू की, शहबाज शरीफ साहब ने तो 1.5 घंटा तवील इंटरव्यू दिया मगर 1.5 मिनट की बात ना की बाहर आके, मगर मरियम नवाज ने बड़ा पंच दिया है, बड़े मुख्तसर मगर बड़ी दो टोक किस्म की गुफ्तगू की। सुनिएगा, इस पर भी जवाब लेती हूँ। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करेगा। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है। बुखारी साहब, सब कुछ बेहतर बारगेनिंग के लिए हो रहा है क्या? कोई उसूल, कोई नजरिया, कुछ भी नहीं? बहुत शुक्रिया आपका आयशा बख्श, काफ़ी दिनों के बाद आपने याद किया मुझे। जो गुफ्तगू मरियम नवाज की आपने मुझे सुनाई है, वो जिसको आम अल्फाज में लोग ये कहते हैं कि दो बयानिए हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एक वो है जो मरियम और नवाज शरीफ का है, और दूसरा वो है जो शहबाज शरीफ साहब का है, या वो लोग जो मुफाहमत के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए, एक बात अगर आप सियासी तौर पर उनकी इस बात को परखें कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। किसी भी हुकूमत पर जिस वक्त तक दबाव न डाला जाए कोई बात अपोजिशन अपनी मनवा नहीं सकती है, तो इस हद तक तो उनकी बात ठीक है। लेकिन क्या ये मुज़ाहमत जो है ये मुश्तरका होगी या अकेले अकेले सब अपना अपना वज़न आजमा के और फिर मुंह की खा के घर को बैठ जाएंगे? यही अब तक हो रहा है। और अगर अपोजिशन इसी तरह से डिवाइड रहती है जैसे आज है, तो कोई प्रेशर नहीं बनेगा, ना हुकूमत की सेहत पर कोई असर होने जा रहा है। असल बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, या पार्टी को एक फेस देने की हिदायत भी उन्हें मियां नवाज शरीफ ने दी है? ये बात अभी तय होना बाकी है, इसलिए कि हर दूसरी सांस में वो ये भी कहते पाए जाते हैं कि मैं अपने भाई की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो अपने भाई की गारंटी देने पर तैयार हैं। उनका ख्याल है कि उनका भाई उनकी बात नहीं टालेगा। असल में ये नॉड उस तरफ से उनको हो चुकी होगी पहले से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ की अपनी ना कोई बयानिया है उनका, और ना ही उनका अपना कोई एक्शन है। वो हर बात अपने बड़े भाई की मर्जी से करते हैं। बुखारी साहब, एक सेकंड रुकिएगा, बड़ी माजरत के साथ। मैं असल में यही सवाल पूछने वाली थी कि शहबाज साहब की अपनी मर्जी, मगर अब इस सवाल को इस तरह आपने जो अपोजिशन की बात कर दी, थोड़ा इसको और तकसीम कर दीजिएगा बात को। कल के इजलास से पहले तक लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया प्रिवेल करेगा, मगर जब इजलास कंक्लूड होता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। तो कल जो कंक्लूजन हुआ है वो फिर किसके बयानिए का हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी ना माजी में कभी कोई रही है और ना अब है। वो हर चीज अपने बड़े भाई की नॉड के बाद करते हैं। अगर उनका बयानिया नहीं चला है तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो अपनी जगह कायम है। ये और भी मेरी इस बात की दलील है कि शहबाज शरीफ की अपनी ना कोई से है ना अपना कोई फैसला है। वो अपने भाई की नॉट के मुताबिक चलते हैं। थोड़ा गुड कॉप बैड कॉप वाला ड्रामा जो है वो होता है, और हमेशा बड़ी पार्टियों में होता है। जब फवाद चौधरी साहब बैठ के ये कहते हैं कि हुकूमत का ये फैसला गलत था, इसके बजाय ये होना चाहिए था, तब तो कोई नहीं कहता कि वहां से भी कोई टी निकल रही है, ई निकल रही है या बी निकल रही है। तो आपस में पार्टी के अंदर इख्तलाफात होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पार्टी डिवाइडेड है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक नवाज शरीफ जिंदा है
ये पार्टी भी उसी की है, ये वोट बैंक भी उसी का है और सारे उसके नीचे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब देखिए ना, जहां एक दिन पहले मरियम नवाज कहती थी कि जहां शहबाज शरीफ साहब हो वहां मेरे होने की जरूरत ही नहीं है, कल वो बदरजा आतम पहुंची हुई थी वहां उस मीटिंग में। सही। तो ये सब कुछ जो है ये इस हद तक तो ठीक है कि सरफेस पे नजर आता है कि पार्टी से शायद कुछ मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि हतमी तौर पर वही होगा जो लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। लगारी साहब, जो बुखारी साहब कह रहे हैं फिर तो तय है नून लीग की हिकमत अमली और वो लंदन में उस एक शख्स ने फैसला दे दिया है। मेरे ख्याल में ये एक कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज भी इसलिए है कि हम ये जो मुज़ाहमत और झगड़ा और या ये कि जिद्दोजहद, या इसको कोई भी नाम, ये जो कहा जा रहा है ये सिर्फ दिखावा है। जो कुछ इन्होंने मामलात करने थे, जिस तरह से भी करने थे, वो उस वक्त कर लिए थे जब ये तय हुआ था। इन्होंने तय किया था कि नहीं, हम हुकूमत को नहीं हटाएंगे और हम जो है सूबाई असम्बली पंजाब में नहीं जाएंगे चेंज के लिए, जबकि चेंज के लिए हालात मौजूद थे। जब इन्होंने कहा कि नहीं, हम वफाक में भी नहीं जाएंगे, जब इन्होंने कहा कि हम जो है वो जहांगीर तरीन के साथ भी हमारे कोई राब्ते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये जो मुज़ाहमत की बातें हैं, ये झगड़े की बातें हैं, ये आगे बढ़ने की बातें हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट पर वार करने की बातें सारी हवा हो चुकी हैं। अब इनका टारगेट ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जैसे बुखारी साहब ने कहा, बुखारी साहब बहुत सीनियर, हमारे सीजनड हैं और हम उनके दौर में जीते हैं, तो बड़ी बात है। तो बुखारी साहब, मेरे आप उस्ताद की जगह है, लगारी साहब बात कीजिए, ये जुल्म ना करें मेरे साथ। नहीं, मैंने कहा ये जुल्म ना करें मेरे साथ, हम तो आपके शागिर्दों में हैं। अच्छा, तो नहीं, बहुत बहुत करम। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ की कोई ज़ाती राय नहीं है, कोई उनकी ज़ाती ग्रुप नहीं है, उनकी कोई ज़ाती ताकत नहीं है और उनके साथ कोई डील करने को भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से कोई आकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे और कहे कि ये चलें आप ठीक है, हम आपके साथ बात करते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ कभी भी नहीं, मेरे ख्याल में मुझे ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, ये मैंने एक बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी से सुना है और मैं उसका नाम तो शायद बता नहीं सकूँगा। बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी से मैंने सुना है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने नीयत बांध ली थी और हाथ भी बांध लिए थे और नमाज शुरू कर दी थी और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आवाज़ आई उनको नवाज शरीफ की, शाबाश, तो नमाज उन्होंने छोड़ दी वहीं पर ही और भाग कर पीछे गए। जी भाईजान, तो वो ऐसी सूरत में भी जो है नवाज शरीफ को इग्नोर नहीं कर सकते, नवाज शरीफ को एक तरफ रखकर कोई बात नहीं कर सकते, उनकी ये हैसियत नहीं है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ भी अब गुजरांवाला वाले स्टैंड पर नहीं है। जो कुछ गुजरांवाला में उन्होंने कहा था वहाँ उस जगह पर नहीं खड़े हुए हैं, ठीक, और वहाँ से वो बहुत पीछे हट गए हैं और अपने लिए एडजस्टमेंट की चीज़ें वो बड़ी हद तक कर चुके हैं, कर रहे हैं। उनका टारगेट जो है इस वक्त लाड़काना है, हमेशा की तरह। अब वो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो लाड़काना को वो कॉर्नर करने, उनको दीवार से लगाने, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने, जिस तरह से उन्होंने अपने पीपल्स पार्टी के इस दौर में, जरदारी साहब के दौर में जो कुछ किया, पहले दिन से लेकर उनके आखिरी दिन तक उनके पीछे पड़े रहे, उनके वज़ीर आज़म को हटवाया और उनके खिलाफ कोट पहनकर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई और ये सारा कुछ हुआ। इफ्तिखार चौधरी उनके साथी थे, ये सब कुछ होता रहा था। तो ये जो उनका टारगेट होगा अब ये होगा कि लाड़काना को कहीं से कोई स्पेस न मिले और वो अब भी ये चाहते हैं और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब उनका दौर हो तो पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं हो। वो कभी भी नहीं चाहेंगे, कोई भी हो, शहबाज शरीफ हूँ, हमजा हूँ, मरियम हूँ, कोई भी हो, उनकी अपनी पार्टी का बंदा हो, वो किसी दूसरे के हवाले पंजाब करने को तैयार नहीं होंगे। पंजाब के बारे में उनका तय, वफाक में भी और पंजाब में भी, बाकी चीज़ों को वो सरेंडर भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पंजाब और वफाक उनका टारगेट है
और वो इसके लिए सहूलतकारी मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी डायलॉग बड़ी हद तक आगे जा चुके हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। गुफ्तगू जहां आई ये तो कंक्लूड कर रहे हैं दोनों के हाउस ऑफ शरीफ में सब तय है, वहां पर ना कोई से है शहबाज की, ना उनकी कोई सियासत है, ना कोई ताकत है, ना कोई उनसे बात करने को तैयार है। सो अब अगर शहबाज साहब चाह रहे हैं कि ठीक है आप सड़कों के अपने फैसले कर रहे हैं, सब आपका, मैं पार्लियामान में जाकर ऑपोजिशन इकट्ठी करके कुछ करना चाहता हूं, क्या शहबाज साहब कोई पार्लिमानी तौर पर कोई इत्तेहाद बना सकेंगे? कोई हुकूमत को बजट पे टफ टाइम देना चाह रहे हैं, कुछ कर सकेंगे, या वहां भी उनके साथ वही होगी जो यहाँ पीडीएम पर हो गई? देखिए, पहले तो शहबाज साहब के मैं अपना जो कॉन्टेक्ट उनका रहा या विज़ावी नवाज शरीफ मोहम्मद उस पर थोड़े कमेंट दे दूं। जी जी। कल शहबाज शरीफ जो हैं वो एक थके हारे आदमी की तरह थे जो शिकस्त खुर्दा था, जिसको अपने से बहुत छोटे बहुत जूनियर के हाथों लगता था कि दबा के धुलाई की गई है। वो बयानिया कल उनके अंदर दफन हुआ नजर आ रहा था और प्रिवेल कर गई वही सियासत जो कन्फ्रंटेशन की थी। और अब कन्फ्रंटेशन जो है, जो जहर है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और ये वही बीमारी है जो कन्फ्रंटेशन की इनको तंग करती है। नतीजा ये कि यहां भी सियासत को डुबो बैठे हैं, क्योंकि जो कन्फ्रंटेशन इन्होंने पीडीएम के अंदर शुरू कर दिया बजाय मुफाहमत के, उससे पीडीएम जो है उसका शराजा बिखर गया। तो ये कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो यहाँ पे, जबकि सोच के मुताबिक शहबाज शरीफ की ये सोच नहीं है। मैं आपको दो वाकयात बताता हूं और उसमें यह वाज़ेह होता है कि सिर्फ एक जो हमें उसमें से जो कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि शहबाज शरीफ अपनी सोच के मुताबिक नवाज शरीफ के ऊपर प्रिवेल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी सरिश्त से मजबूर हैं कि वो इतने रिजिड हैं, इतने अपनी आप कह लीजिए कि सोच के गुलाम हैं कि वो उससे हटते नहीं। और वो चूंकि छोटा भाई है, वो फिर उसी सोच के मुताबिक चलता है, बेशक उसको नताइज उसके बुरे भुगतने पड़े। जनरल मुशर्रफ को निकालने के ऊपर मुझे पता है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश, बल्कि जनरल मुशर्रफ को जाके वो कह के आए थे कि हम हल्फिया आपको कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे निकालने का। खाने पे गए थे उनके पास और नवाज शरीफ के पास उन्होंने बेशुमार कोशिश की और हमें जनरल जो चौधरी निसार के भाई थे इफ्तिखार, उनके जरिए पता चला, उन्होंने भी कोशिश की कि ये नवाज शरीफ साहब को रोका जाए कि ये काम ना करें, लेकिन काम उन्होंने किया और फिर भाई साहब जो थे छोटे भाई, वो बड़े के साथ खड़े रहे बावजूद इस इख्तलाफ। इसी तरह जब डॉन लीक्स हुई, शहबाज शरीफ को नहीं पता था और उसने इस चीज का बरमला इजहार किया कि ये क्या किया आप लोगों ने, ठीक, लेकिन फिर उसके साथ खड़े रहे। अब चीज ये है कि इससे इसको कभी कोई गुड कॉप बैड कॉप कह देता है, कभी इसको कोई कह देता है कि जी ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ जब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, हम सारे बड़ा इख्तलाफ करते हैं, तार तार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एंड पे जो आपका कमांडर चीफ, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फैसला करता है, वो सब कबूल कर लेते हैं। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि जो कंट्रोल है वो नवाज शरीफ साहब के पास है, तो बिलाखिर सारे उस पर एग्री अंदर से करें ना करें, लेकिन उस लाइन को टो करके आगे चलते हैं। तो हुआ यही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू में जिस तरह कहा था, उस लिहाज से लगता यह था कि आज वो इस पॉलिसी के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि वो जाके मियां साहब के पांव भी पकड़ने को तैयार हैं। ठीक, लेकिन वो तो मियां साहब के पास पहुंचने से पहले ही पॉलिसी उड़ गई। सर कोई एक्सेप्टेंस ही ना निकली ना फिर उस पॉलिसी की। अमजद शुएब साहब, फिर पार्लियामान में ये शहबाज शरीफ कुछ कर सकेंगे? वहां पर कोई इनका दमखम होगा जिनका अपनी जमात में दमखम नहीं है? आपको, मुझे और पूरी दुनिया को पता लग गया कि शहबाज शरीफ के पीछे पीएमएलएन नहीं खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब जो एकदम जेल से निकल के जो पॉलिसी लाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना तवील इंटरव्यू देते हैं, उनके पीछे कौन खड़ा है? देखें, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं था, लेकिन उनको यकीन था कि इन हालात में, जबकि पीडीएम इतनी कमजोर हो चुकी है और वो जो पहले जोम था कि हम इस जलसे जुलूस के जरिए इस हुकूमत को उखाड़ बाहर फेंकेंगे, वो तो खत्म हो गई बात। ठीक है। तो अब हमें दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना होगा। तो दूसरी ऑप्शन जो है उसको प्रमोट करने के लिए वो बड़े एक्टिव थे, लेकिन वो तो उस प्रमोशन उस सोच को आगे लेके चलने से पहले ही उनके साथ जो हाथ हो गया कल, वो तो अब उनको पार्लियामेंट में भी अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए उनको मुश्किल होगी। अमजद शुएब साहब, कोई ना कोई तो कहीं होगा ना सर। देखें, ये उनकी ज़हनी इख्तिरा तो नहीं हो सकती कि उनको लगा पीडीएम कमजोर होगी, वो तो इंडिफरेंट होके कहीं जेल में बैठे हुए थे। वो एक प्रोजेक्ट की तरह चीजें लेकर आए, कोई जैसे कोई प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, मैं रखूंगा, भाई साहब को मनाऊंगा, कुछ था तो वो कुछ कह रहे थे। जी जी
आयशा, अगर आपका इशारा है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, तो मैं आपको दो चीजें बता दूं। सर हुकूमत भी हो सकती है, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, हुकूमत का भी मैं उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये दो इसमें नुक्ते हैं। एक तो ये कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अपने आप को अलग रखना चाहती है। हमारी ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि अगर शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने भेज दिया, अगर वो नहीं जा सकता तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो गई, उन्होंने नहीं जाने दिया। ये एक तरीकाकार बन गया साहब का, जो गलत। मेरे ख्याल में शहबाज ना शरीफ को जाने ये देने का ख्याल क्रेडिट था तो हुकूमत के पास है, और हुकूमत लेती भी है, पिछली बार का भी लेती है, फिर वो कहती इदारों पे डाल देते हैं कि इस रास्ते से गया और उस इस बार का भी क्रेडिट हुकूमत ने रोका है। वजीर आजम साहब तो चले गए थे सऊदी अरब के दौरे पे, तो यहाँ उन्होंने पैगाम रसानी हुई, और किस तरह रोका गया फिर? शहबाज साहब को तो वीकेंड पे जाके तमाम मामला हल किए गए थे कि रोका ना जा सके। नवाज शरीफ के जाने पे तो आज दिन तक सारे यही कहते रहे क्या उनको भिजवा दिया है ऑपोजिशन, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा ख्याल है उससे हट के हम सियासत को अगर देखें तो बात यह है कि शहबाज शरीफ असर्टिव आदमी नहीं, एक कमजोर सियासतदान साबित हुआ है, ठीक है, जो अपने सियासत को कंट्रोल नहीं कर सका। दुरुस्त। चुनाचे शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई भी हो, कोई अपना दाव उसके ऊपर लगा के तो इत्मीनान से नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी वैल्यू साबित नहीं कर सकता। चले जी, एक ब्रेक लेनी है। कम से कम शहबाज शरीफ साहब पंजाब में एक अच्छे एडिटर जरूर माने जाते हैं, मगर जो अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि कोई उन पर उस तरह से अपनी जोर ताकत या अपना नुस्खा नहीं लगा सकता। बुखारी साहब की तरफ आऊंगी ब्रेक के बाद, तो फिर पार्लियामान में ये ऑपोजिशन क्या कुछ कर पाएगी या नहीं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले सलीम बुखारी साहब बात कर रहे थे अमजद शुएब साहब और शहबाज शरीफ साहब को, वो कह रहे थे कि वो इंतहाई कमजोर सियासतदान हैं और जिसके ऊपर शायद कोई भी अब साथ चलना ना चाहे या सियासी खेल ना उनके साथ मिलकर खेलना चाहे, क्योंकि शहबाज शरीफ को बहुत ज्यादा ऐसा पोर्ट्रे किया गया है, और आप कोई करेक्शन भी करना चाह रहे थे गुफ्तगू में। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो उनके बाहर जाने का ताल्लुक था, जहां तक मेरा ख्याल था कि किसी न किसी की आशीर्वाद से वो बाहर जा रहे थे। जिस तरीके से उनका एहतमाम हुआ है जेल से बाहर आने का, फिर उसके बाद उनकी टिकटें पहले से बुक हैं, फिर उनकी लाहौर हाई कोर्ट के दो जज में से एक कहता है मैंने नहीं लेनी जमानत, फिर 3 कहते हैं जमानत होनी है, तो 4 हो गए। तो 4 जजों की जमानत जिस तरह से हुई, उसके बाद से मेरा जाती ख्याल है, ये आई कैन बी रॉन्ग, कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उनको भेजना ताकि वो अपने भाई से कहें कि भाई साहब आप आराम से बैठे रहें लंदन में, और अब जो मेन स्ट्रीम सियासत है वो शहबाज शरीफ को करने दें। वो शायद यही मैसेज लेके या ये रोड मैप लेके जा रहे थे बाहर, वो उनको नहीं जाने दिया। हुकूमत ने, चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अब नवाज शरीफ से भी ज्यादा नफरत करते हैं शहबाज शरीफ के साथ, और उनका ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वाहद वो मोहरा है जो उसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो सकता है। ये मैं आपको अपनी राय नहीं दे रहा हूं, ये लोग इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। बुखारी साहब एक सेकंड, आप जिसे कह रहे हैं वाहिद मोहरा है, अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि उनकी कोई ताकत ही नहीं है, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ही इज नोबडी, और कम्युनिकेशन क्या यहाँ बैठ के नहीं हो सकती थी उनसे? जो उनको ला रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन करेंगे, वो यहाँ इंतजाम करा देते उस कम्युनिकेशन का। जी, मैं अभी अर्ज करता हूँ आपसे, वही मुझे इजाजत दीजिएगा 2 मिनट। जहां तक जनरल शुएब साहब का ताल्लुक है, जनरल शुएब साहब बहुत सीजनड तज्जियाकार भी हैं, बहुत सीजनड जनरल हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे जितना कंफर्ट जोन मेरा उनके साथ गुफ्तगू करने में है, हालांकि हम टेढ़ी लाइनें चलते हैं, सीधी लाइन पर तो हम दोनों में से कोई भी नहीं होता, लेकिन ये बात भी उनकी जिम्मेदारी में है कि उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे एस्टेब्लिशमेंट के प्लान्स का या एस्टेब्लिशमेंट के किसी वीक पॉइंट का पता चले। वो इसके मास्टर हैं, खिलाते रहे हमारे जैसे जर्नलिस्टों को वो सारी जिंदगी, और अब भी खिला रहे हैं और हम खेल रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनको शहबाज शरीफ सिर्फ इसलिए चाहिए कि जो नवाज शरीफ का वेनम है, जो नवाज शरीफ की हेट्रेड है, जो नवाज शरीफ का टेढ़ापन है, वो किसी सूरत एस्टेब्लिशमेंट को गवारा नहीं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में ये जानती है कि इस मुल्क में अभी तक वोट बैंक अगर किसी का इंटैक्ट है तो दैट इज ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। इसलिए कि पीपल्स पार्टी इरोड हो चुकी पंजाब से, खत्म हो चुकी पंजाब से, इसी तरह केपीके से, इसी तरह ऑलमोस्ट बलोचिस्तान से। तो ये बात तो सबको पता है कि अगर इस वक्त में इमरान खान साहब टेढ़े होके गर्दन घुमा के और असम्बलियां तोड़ देते हैं तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, विच विल नॉट बी मैनेजेबल। ये हकायक है, आप ना मानने इससे वो दूसरी बात है। लगारी साहब की जो बात बुखारी साहब ने की, अगर कल इलेक्शन हो जाए तो किसका वोट बैंक निकलेगा यहां से? जी, मैं अभी अर्ज करता हूं आपसे, वही मुझे इजाजत दीजिएगा 2 मिनट। जहां तक जनरल शुएब साहब का ताल्लुक है, जनरल शुएब साहब बहुत सीजनड
देखें ये जो कह रहे हैं वो इसमें वज़न है, ऐसा नहीं है कि इसमें वज़न नहीं है। और नवाज शरीफ का एक वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये जो जनरल साहब ने की और जो कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ के साथ किसी समझौते के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मेरा कहना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 1993 में इनके साथ तोड़ लिया था ताल्लुक़, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वापस ले आएँ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं माना था और उसके बाद उनको हटाया गया, उनसे रिज़ाइन लिया गया और साथ में प्रेसिडेंट से भी रिज़ाइन लिया गया। लेकिन 3 साल के बाद उनको वापस लाया गया और इतनी मेजॉरिटी के साथ वापस लाया गया कि मशीनें कम पड़ गई उनके वोट बनाने के लिए। उनके वोट बनाए जाते रहे हैं, एक बात, उनके वोट बनाए जाते रहे, अब हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, आज भी मजबूरी है, साथ उनके साथ एक अफेयर है। लगारी साहब आज भी मजबूरी है, कल भी होंगे, कल भी होंगे, आज की मैं कह रहा हूं कल भी होंगे, मैं ये कह रहा हूं कल भी होंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कल भी होंगे। बात ये है कि इससे पहले मुझसे हम एक कोलंबो में बैठे थे, एक सीनियर इंडियन बैठा हुआ था, उसका वहाँ के आर्म फोर्सेस का, शायद ये जानते होंगे जनाब अमजद शवेद साहब, ये वेस्टर्न कमान के थे, जनरल BS मलिक। उन्होंने पूछा जी जी जनाब हमारे एक नायक साहब थे, न्याज नायक साहब से पूछा कि नायक साहब क्या नवाज शरीफ को मालूम नहीं था कि वो जिस तरह से करामत को हटा रहे हैं उनके साथ क्या होगा? तो वो इस बात को टाल गए थे, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। लेकिन जिस तरह से करामत को उन्होंने हटाया, फिर जिस तरह से मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की, और फिर जब जिस तरह से मुशर्रफ को निकालने में एक सहूलतकार बने, उसके बाद किसी ने सोचा ही नहीं था कि जनाब फिर ये कभी वापस आएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो दोबारा आया। अच्छा, और दोबारा आया। देखें अब हम या तो तारीख बोलें या हम अपने, देखें हमारे पास कोई सोर्सेज तो नहीं होती है ना कि हम कहें कि जनाब ये देखें मैंने उसके मुंह से सुना, मैंने नहीं सुना। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो जो इनको कहा था कि कोट पहन कर जाओ, वो किसी ने कहा था उनको, ऐसा नहीं है। दुरुस्त तारीख यही कहती है। कोर्ट में जाकर खड़े हुए थे तो इस्टेब्लिश, तो वो जब भी इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ती है वो नवाज शरीफ मौजूद रहेंगे। लगारी साहब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प नुक्ता है जो आपने रखा है कि आज भी नवाज शरीफ से अफेयर है और आने वाले कल में भी होगा। मेरी जी मुकम्मल कर लीजिए। मेरे सिर्फ 1 मिनट मैं इसको वो करना चाहता हूं। इसमें इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ एक पेज पर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया जाए पंजाब से। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सो चुका है, ये बिल्कुल ठीक बात है जो बुखारी साहब कह रहे हैं। लेकिन इस वोट बैंक को सुलाने में सिर्फ नवाज शरीफ का या इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोगों का किरदार है जो नवाज शरीफ के मुखबर के तौर पर पार्टी के अंदर मौजूद थे और वो बेनजीर को कायल करते थे कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, असल हैसियत तो नवाज शरीफ के। मेरे सामने इस तरह की बातें हुई हैं और वो पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग थे जो बेनजीर को हटाते रहे। इतनी बड़ी रैली के बाद भी जब फैसलाबाद में निकली है, हम साथ थे वहां पर, इतनी बड़ी रैली के बाद के लगता नहीं था, सुबह 7-8 बजे शुरू हुई और रात को तक चलती रही। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं नवाज शरीफ को तो बहुत बड़ी ताकत है, नवाज शरीफ पार्टी के लोग कह रहे थे। ठीक है, और उनकी पार्टी के लोगों का भी ये एक किरदार रहा है। चल मैं ये बात अमजद शरीफ साहब इस पे क्लैरिटी दीजिएगा। 2 बातें हैं। बुखारी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ का टेढ़ापन बर्दाश्त नहीं, मांगते हैं शहबाज। लगारी साहब एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, कहते हैं अफेयर आज भी है और कल भी होगा। योर से देखें, लगारी साहब बात कर रहे हैं हिस्ट्री की और बुखारी साहब बात कर रहे हैं रियलिटी की जो आज। ना सर जी, लगारी साहब ने आज भी कहा है ये अफेयर आज भी है और मुस्तकबिल में यानी आने वाले कल में भी होगा जब जब जरूरत होगी उनको। ना आज उन्होंने एक नतीजा अखज किया है पुरानी हिस्ट्री की बुनियाद पे। ठीक है, मैं जो नतीजा अखज कर रहा हूं वो ये है कि हर चीज में एक पॉइंट ऑफ रिटर्न भी आता है। दुरुस्त। आप कभी एक ऐसे नुक्ते पे पहुंच जाते हैं या दूसरे को पहुंचा देते हैं जहां आपके लिए वापसी के रास्ते आपके लिए बंद हो सकते हैं या दूसरे के लिए बंद हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो इस दौर में काम किए हैं, मेरा अपना अंदाजा है, मैं कोई किसी से चेक करके या कोई अंदर की खबर नहीं दे रहा, मेरा अपना अंदाजा है कि उन्होंने खुद अपने आप को एक बंद गली में डाला है जहां
आप कह लीजिए कि अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ चुका है। रही बात ये कि वोट बैंक उनका है, वोट मैं आपको बताऊं, आप हामिद मीर की मुख्तलिफ लोगों की 2013 के इलेक्शन के बारे में आप तफसील चेक कर लीजिए। एक इलाका है जिसमें कि बिल्कुल PMLN पॉपुलर है, लेकिन हर जगह नहीं है। ये मसला है, इसमें जो खराबी हुई है वो ये हुई है, जिसको हम पीपल्स पार्टी कहते हैं, वो वक्त के साथ साथ जरदारी पार्टी बन गई और वो अपनी पॉपुलैरिटी खोनी शुरू हो गई। नजरियाती लोग उसको छोड़ने शुरू हो गए। कता नजर इसके कि जो लगारी साहब फरमा रहे हैं कि अंदर के लोग भी थे जो करते, वो बिल्कुल साजिशें हर पार्टी में लोग करते हैं, वो आज PTI में भी करने वाले होंगे। लेकिन ये चीज वाज़े है कि उस पार्टी का जवाल शुरू हुआ जब वो जरदारी पार्टी बनी। और यहां पे नवाज शरीफ साहब का ये है कि ये हमेशा धांधली पे बहुत यकीन रखते हैं और बहुत बड़ी धांधली करते हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जारी कागजात अपने पेश किए, उनका मिजाज आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या मिजाज होगा। क्या वो इलेक्शनों में धांधली नहीं करते? सिर्फ फर्क इतना है कि आप हर दफा, अभी उसमें भी शोर बड़ा मचा, इंक्वायरी एक भी उन्होंने कहा जी 44 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें के अदालती कमीशन ने बताया कि जिसमें कह सकते हैं कि रिगिंग हुई या वो बहुत सारी बेकायदगियां हुई। अब उसको आप अगर इलेक्शन रिजल्ट से ना जोड़े, वो आप दी है, लेकिन हुई बेताशा और आइंदा भी होंगी। ठीक है, ये वो चीज है जो कि आप देखिए, इन्होंने आर्मी पर इल्जाम लगाया, क्या जनरल बाजवा किसी के घर गए थे कहने के लिए कि जनाब हमसे इलेक्शन कराएं? ये खुद ही एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे की पुलिस जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। वो पंजाब में है तो इनके लिए काम करेगी, सिंध में है तो पीपल्स पार्टी के लिए काम करेगी। ठीक है, और अगर इलेक्शन आएगी तो आप देखेंगे यही फसाद फिर हो रहा होगा यहाँ पे। अब जब थोड़ा सा कुछ चीजों को आगे लेके चलते हैं, ये बात क्लियर हो गई कि नवाज शरीफ के मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, कोई स्पेस नहीं है, ये आप अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं तो वजीर आजम इमरान खान साहब अब इस राय का इजहार कर रहे हैं कि बजट नहीं ये पास होने देंगे, दिक्कत डालेंगे। बुखारी साहब खुद शहबाज शरीफ साहब इस राय का इजहार कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो इस राय का इजहार कर रहे हैं और इमरान खान भी खदशा जाहिर कर रहे हैं। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं बजट को लेकर? क्या पार्लियामान में अपोजिशन यकसू हो जाएगी? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं और बहुत अहम है। एक तो ये कि अपोजिशन तो बहरहाल अपनी जगह हुकूमत के लिए मसला होती है, और इस तरह के जो मौके आते हैं, जिस तरह बजट की पैसेज है या कोई कानून साजी करनी है, उसमें अपोजिशन अपनी कुव्वत दिखाती है। मैं एक और तरफ इशारा करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब पहले तो अपनी पार्टी की खबर ले लेना, क्योंकि जिस तरह की पोलराइजेशन अब उनकी पार्टी के अंदर है, चाहे वो जहांगीर तरीन की सूरत में है, चाहे वो चीना ग्रुप एक नया आ गया 15-20, उसमें भी MPAs हैं, उनकी सूरत में है, और जिस तरह के मुतालबे वो कर रहे हैं, अगर वो पूरे नहीं होते हैं, जिस तरह के डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट वाली सूरत हाल में है इमरान खान साहब, ना वो छोड़ के बचते हैं कि उनको बिल्कुल छोड़ दें जहांगीर तरीन को, ना वो उनको सजा दिलवा के बचते हैं। बुखारी साहब फिर जरा खुल के कहिएगा ना, ये तरीन ग्रुप को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, चीजें काम डाउन की गई थी, मगर फिर शिद्दत आ गई है मामलात के अंदर, सिर्फ बजट के शायद 10 दिन मुश्किल निकले। कौन खराबी पैदा कर रहा है और वजीर आजम छोड़ कैसे सकते हैं खुद से? उनका तो एजेंडा ही करप्शन के खिलाफ है। देखिए गुजारिश ये है कि यही तो वो एक टेस्ट है जो किसने ये सूरत हाल तख्लीक की है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना मुझसे आप पूछिएगा, खुदा के वास्ते। सर जानते तो आप जरूर हैं, अब आप कहना नहीं चाहते किसी इंटरेस्ट में, या फिर वो हमारे एक नेशनल इंटरेस्ट की टर्म बहुत मशहूर है, तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। नहीं, ये वो नेशनल इंटरेस्ट नहीं। आप सुन तो ले, मेरी बात पूरी सुन लेती तो आपको समझ आ जाती। सुनाइए। देखिए, रूलिंग पार्टी के बीच में इस तरह के ग्रुप बनना बहुत खौफनाक बात होती है। एक बना, फिर अभी वही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक दूसरा बन गया है। एक ऐसी हुकूमत जो पंजाब जैसे बड़े सूबे और सेंटर में मांगे के चंद वोटों पर कायम है, जो एक रत्ती भर कोई लेजिस्लेशन नहीं कर पाई है, उसके अंदर भी अगर ग्रुप बन जाएंगे तो अपोजिशन तो तबाह करके रख देगी उनको। आप सर अपोजिशन कैसे कुछ करेगी? पंजाब और विफाक में कितना पीपल्स पार्टी ने कह लिया, ये लोग इकट्ठे खड़े हैं, जब उधर इलेक्शन लड़ सकते हैं सेनेट में मिलके, ये तो यहाँ आदम एतमाद ही नहीं लाए बुखारी साहब। ये अपोजिशन तो मक्खन में लाई है इस हुकूमत के लिए, कुछ ये तो आपस में लड़ते रहेंगे, इन्होंने क्या हुकूमत को टफ टाइम देना। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो पंजाब हुकूमत ना गिराना, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिकमत अमली है, ये जो बातें हैं, ये नून लीग की हिकमत अमली जो है, किसकी खुशनुदी के लिए है, किसके कहने पर है? सर किसके कहने पे? सर तो तलाश करने की कोशिश बुखारी साहब कुछ तो कह दें। भाई मेरे को क्या पता है यार, आपको नहीं पता? मेरे मुझे नहीं ना पता, इसीलिए तो आपको पूछ रही हूं। लगारी साहब किसकी हिकमत है? मुझे ब्रेक पे जाना है, या तो आप बताएं या लगारी साहब बताएं कि नून लीग की हिकमत अमली नहीं तो किसकी हिकमत अमली है? नहीं, आयशा
ऐशा जी जी ऐशा ये किसने कहा, किसने मजबूर किया? बुखारी साहब ने, मैंने, जनरल अमजद शोएब ने, आपने, किसने जाकर मजबूर किया था कि ये कहें मरियम कि नहीं हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें? सर ये तो जिम्मेदारी ली है सर, ये तो बाद में आई बात। अब पहले तो वो खुद कहते थे इस्तीफे दें, यहाँ से तो शुरू हुई थी, आ चुकी है ना, तो यहाँ से शुरू हुई थी। अब 5 साल पूरे कराने की जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। ओके, इन्होंने अपने ऊपर ले ली है ये दी जिम्मेदारी। किसने इनको? ये बजट क्या हुआ? आर्मी एक्ट कैसे हुकूमत पास के साथ हुआ? तो इनके मरासिम ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है सर। आर्मी एक्ट कैसे पास हुआ? एफएटीएफ का कानून कैसे पास हुआ? दीगर कानून कैसे? ये तो एक भागते हुए, दौड़ते हुए, एक दूसरे से बुखारी साहब कह दिया, लगारी साहब ने सब कुछ हुए, छलांगे लगाते हुए। चलें जी, मैं एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू बढ़ाएंगे। हुकूमत के लिए दाखिली चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, मगर दूसरी तरफ इबहाम खड़ा हो रहा है अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने और अमेरिका को अड्डे देने के मामले को लेकर। बुखारी साहब, ये इबहाम क्यों है? वजीर खारजा कह चुके अड्डे नहीं दे रहे हैं, वहां से पेंटागन दावा कर रहा है पाकिस्तान अड्डे देगा। देखिए, एक सूरत हाल जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि शायद हमने उनसे ये तय कर लिया है कि हम आपको फैसिलिटेशन मुहैया करेंगे, यानी चाहे वो जमीनी रास्ता है, चाहे वो फिजाई है, चाहे वो बहरी रास्ता है। इसी तरीका का एक तजर्बा माजी में हो चुका हुआ है, जब उनका एक मिसगाइडेड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के इलाके में गिरा था और वहां काफी तबाही आई थी। हमें अच्छी तरह से याद है। हमारे ऊपर से उनके मिसाइल भी जाएंगे, हमारे ऊपर से उनके जहाज भी जाएंगे, जमीन से उनको सप्लाईज भी जाएंगी। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत वक्त के लिए भी और हमारी अस्करी क़यादत के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि वो इस हवाले से जो भी फैसला करे वो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के करे। अमेरिकन मफाद और उनकी जो प्रॉक्सी वॉर है वो लड़ के हम। ठीक, लगारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। लगारी साहब, इन कैमरा इजलास की बातें हो रही हैं, अपोजिशन कहती है पार्लिमानी इजलास बुलाया जाए। सर फरमाइएगा कि पाकिस्तान के लिए अपने मफाद को देखना और तमाम मामलात को साथ लेके चलना कितना आसान होगा इस सूरत में? एक तो ये है कि आपके पास लीडरशिप क्या है और मसाइल क्या हैं। दो बड़े मसाइल हैं। मगरब की बात कर ली है, मशरक़ से एक मौजूद है। मशरक़ के बारे में हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और बड़े हमने खुश इल्हानी से कहा कि हम माजी को दफन करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन ये कहा गया जी चीनी और फलां चीज़ जो हम वहाँ से मंगवा रहे हैं। फिर उसके बाद काबीना ने कहा नहीं मंगवा रहे हैं। तो जिस बंदे का इंतज़ार हो रहा है उसने कहा मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। और इस वजह से ये सारी सूरत हाल जो है, नया सिनारियो जो बन रहा है, जिसको जनरल साहब कह रहे थे कि इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए बड़े रास्ते पड़े हुए हैं, वो दोबारा आ रहा है। इसलिए कि ये सारी की सारी फरमाइशें वहीं से आ रही हैं जहाँ से दीगर फरमाइशें आती हैं। और उनका ख्याल ये है कि हमारी फरमाइशें यही पूरे कर सकता है जो लंदन में बैठा है, और हम उससे ये सारा कुछ करवाएंगे। और उसके लिए देखना फिर इंडिया के साथ कारोबार भी होगा और फिर यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगा। हम चुंगी ले रहे होंगे, चुंगी हम किधर चुंगी लेंगे और देंगे। मैं इस पे सारा बॉर्डर क्रॉस करके किलंदी को तरफ से। ठीक है अमजद शोएब साहब, मुझे आपका इस पे कमेंट चाहिए। हमारे हमसाये में चाइना है, यहाँ सी पैक है, उसके अपने रिजर्वेशंस होंगे। अमेरिका हमसे अड्डे मांग रहा है और कहता है कि हम अड्डे दे रहे हैं। आपके पास क्या खबर है? हम एयर रूट, लैंड रूट, सी रूट, क्या फैसिलिटेशन जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं? जहां तक मेरी बड़ी आप कह लीजिए कि मुस्तनद इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हम हवाई अड्डे वगैरह उनको कतन नहीं दे रहे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत देना चाहते हैं या लैंड रूट देना चाहते हैं, कुछ भी, किसी भी हुकूमत को पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वक्त आपने इनकार करना हो तो पार्लियामेंट आपको बचाव के लिए जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आपने सलाला के इंसिडेंट के बाद अमेरिका के रास्ते बंद किए थे, जिस तरह आपने यमन के मामले में फौज देने से इनकार किया था, पार्लियामेंट आपका बचाव का, आपकी छत है। अगर कोई भी हुकूमत ये फैसला पार्लियामेंट के बगैर करेगी, अवाम उसको ना, वो अवाम में भी अपनी हैसियत खोएगी और पार्लियामेंट में भी उसको मुसीबत पड़ेगी। तो ये फैसले हैं जो पार्लियामेंट के जरिए करने की जरूरत है। मेरा मशवरा यही होगा कि इसको कोई इंडिविजुअली फैसला ना करे और ना ये सोचे कि नवाज शरीफ आ जाए तो हम उससे ये फैसले करवा लेंगे। नवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं रहेगी अगर पार्लियामेंट उसको टक्कर गई। आपको याद होगा कि यमन के मामले में भी नवाज शरीफ साहब ने जाके पार्लियामेंट का सहारा लिया था और तब जाके कहा था सऊदी अरेबिया को कि हम अपने फौज नहीं दे रहे आप। ठीक तो ये जरूरी है।
वेरी वैलिड पॉइंट बुखारी साहब, नज़ीर लगारी साहब, अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहीं कंक्लूड। मुल्की मफाद को देखते हुए पार्लियामान के अंदर खारजा पॉलिसी के ऐसे अहम फैसले लेना ही वक्त की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।